सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें सर्विसेज चीफ समेत सूबाई वज़राए आला और अहम वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ अहम इकदामात पर गौर किया गया। एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत से पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात हुई, जिसके बाद सेनेटर फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतालबा किया कि बैरूनी मुदाखलत का तमाशा बंद किया जाए। यह सवाल भी उठाया कि अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर जेल गए। इस दौरान ये इत्तलात भी हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान आला सतह राब्ता हुआ है। क्या नवंबर 24 का इस्लामाबाद मार्च मुलतवी होने का इम्कान है? 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से वजारत दाखिला ने सख्त इकदामात लेने का फैसला किया। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज है। हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। कैपिटल पुलिस ने 9000 FC और रेंजर्स एहलकार भी तलब कर लिए हैं। दूसरी तरफ PTI के जराए का दावा है कि 10,000 कारकुन पहले ही इस्लामाबाद और गिरदोनवा में पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता रोज PTI इजलास से खिताब करते हुए बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई, जिसमें बानी PTI की जानिब से अरकान असम्बली को नंबर्स पूरा करने के लिए वार्निंग दी गई। लेकिन सेनेटर फैसल वाडा का दावा है कि तकरीबन जो 50 के करीब मेंबर असम्बली जो लोग नहीं निकाल सकेंगे, कोई 50 के करीब भी लोग नहीं निकाल सकेंगे, सब के सब ये कॉम्प्रोमाइज हैं। अगर 5-7 हज़ार लोग आ भी गए तो एहतजाज के लिए रेड जोन से बाहर जगह भी मिल सकती है। अगर ऐसा ही होता है तो सवाल ये है कि फिर PTI इस एहतजाज को फैसला कुन क्यों कह रही है और 24 नवंबर की तारीख को अहम क्यों करार दिया जा रहा है? फैसल वाडा के मुताबिक अंदरूनी खाना बातचीत चल रही है और 25 नवंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, जिसको रोकना है। देखना यह भी है कि अगर हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं तो किन मुतालबात पर हो रहे हैं, क्योंकि PTI के चारों स्टेटेड मुतालबात मानने का मतलब हुकूमत का खात्मा होगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी मौजूद हैं। मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये जो एहतजाज का माहौल इस वक्त बना दिया गया है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितने लोग आ जाएंगे? हुकूमत की क्या तैयारी? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अल साहब, देखिए कितने लोग आ जाएंगे या नहीं आएंगे वो तो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इनको आने की इजाज़त है या नहीं है। देखें, आपने एक बिल पास हुआ था, पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट, दैट वाज पास्ड बाय द सेनेट और नेशनल असम्बली, और उसमें आपने बड़ा क्लियर एक चीज़ को कर दिया था कि आपने अगर कोई जमात ऐसा प्रोसेशन करना चाहती है तो वो अपनी जगह की तयन, टाइम का तयन, किस टाइम पे ख़त्म करेगी उसका तयन, उन तमाम चीज़ों के साथ हुकूमत को सबमिट करेगी और गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी के जो उसमें इश्यूज़ हैं उनको देख कर उसके बाद फ़ैसला करेगी। उसमें हमने जगह के तयन कर दी, बता दिया। अगर तो वो कोई भी जगह उसके बगैर ये करते हैं जो उस पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा होगी तो उसके ऊपर तो उसकी वायलेशन तो किस जगह पे आप इन्हें बिठाएंगे? देखिए, इनको जो जगह दी हुई है वो आपने ये इसकी मरी की रास्ते में क्या बाराकऊ के पास आपने जगह एक मैदान, तो ये इधर से जो KP से लोग आएंगे तो बाराकऊ तो इधर से ही होते हुए जाएंगे कश्मीर। लेकिन तो आपने नहीं, जो हमने जगह का तयन किया है, जो उसके अलावा तो और आइडियली अगर बाराकऊ वो आते हैं तो वो तो फिर पंजाब वाला काफिला हो या KP वाला हो तो वो कश्मीर हाईवे से होकर बाराकऊ जाएगा। ये तो सारा ब्लॉक होगा। देखें, चाहे जो भी हो कि आपने जगह और वो मुख्तस कर दी, अब उसके बाद अगर उसको वायलेट करेंगे तो उस पर सज़ाएँ भी हैं, उसमें उसकी कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ें भी हैं। लेकिन हकीकत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शायद इस कॉल से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉल करा क्यों रहे हैं। ये कॉल इसलिए इन्होंने दी हुई है
कि जब इनकी तमाम चीज़ें नाकाम हो गई हैं, ये जो आप सुन रहे थे इनकी वीडियोस में, जहाद जहाद जहाद, ये जहाद किसके ख़िलाफ़ है? ये जहाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये जहाद आपका उस IMF के ऊपर ये कर रहे हैं कि जिसके आगे ये हाथ जोड़कर दुआएं कर रहे थे या मिन्नतें कर रहे थे कि खुदा के लिए पाकिस्तान के गरीब बेरोज़गार के साथ आपने मुआहदा नहीं करना वरना मुल्क को आग लगा देंगे। ये जहाद उस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि जिन लोगों से इन्होंने अपने 9 मई के वाक़यात कराए, अपने शुहदाओं के मुजस्समे जलाए और इनका हदफ कंप्लीट नहीं हुआ। ये जहाद पाकिस्तान की मईशत आज जो बेहतर हो रही है, और वो बेहतर क्यों हो रही है, जहां आपकी महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई, आपका शरह सूद में कमी आ रही है, ये तमाम चीज़ें इनकी सियासी मौत हैं और ये जहाद इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है। ओके, सो मैं इस पर जरा मजीद कुछ सवालात पूछते। मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन कर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को दानियाल चौधरी साहब बता रहे हैं कि जगह दी है बाराकऊ के पास, तो आप लोग वहीं पर जाकर अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि वो कह रहे हैं कि आप क्यों आ रहे हैं आप, और बिल एक पास हो चुका है, अब जो जगह दी जाएगी वहीं पर आपने करना होगा, और वो कहते हैं आप क्यों चलती मईशत को जो है वो तबाह करने के लिए आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जिस मईशत की ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चल रही है, आज के दिन की जो मईशत के जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मुआशी इंडिकेटर्स हैं, आज के दिन में जितने भी, अगर आप ये कहते हैं कि भाई हमने स्टॉक एक्सचेंज 91,000 92,000 पे चला गया है, उस स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू 2022 की वैल्यू से भी कम है। उस वक्त 50,000 55,000 पे होता था, उससे आज का जो हुजम है उसका वो कम है। जो आज जितने इंडिकेटर्स है वो मार्च 2022 से कम है, चाहे वो अच्छा डॉक्टर साहब, आज वैसे मेरा इकोनॉमी टॉपिक नहीं है, वैसे मैंने इनका वो पॉइंट साहब के सामने रख दिया। एक तो ये इन्होंने जो बातें की है ना, इन्होंने जो बातें की है, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ कि ये किसी को झूठ ना बोले। आज जितने भी इंडिकेटर्स हैं, हर लिहाज के, हर किस्म का इंडिकेटर उस वक्त के इंडिकेटर से कम है। इनको 3.5 साल हो गए ठीक ना कर। मुझे जरा ये बताएं कि ये मुझे बताएं, एक तो ये कह रहे हैं बाराकऊ जाएंगे, क्या उधर जाएंगे? एक दूसरी बात ये, जो अली अमीन गंडापुर साहब आज गए हैं, ये किसका पैगाम लेकर गए हैं? मुज़ाकरात की इजाज़त लेकर आए हैं खान साहब से, जिसकी अलीमा खान साहिबा ने बाकायदा तौर पर तस्दीक की है। सो किससे आप लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं और किसका पैगाम लेकर गए थे? देखिए, ये चूंकि मुझे इल्म नहीं है, अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने किया है और अलीमा खान साहिबा ने उसकी तस्दीक की है तो आप उनसे पूछ लें, क्योंकि मुझे तो इल्म नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ, आपको शायद मुझसे ज्यादा इल्म हो, पे रिपोर्टर्स होते हैं वो आपको बता सकते होंगे कि क्या क्या नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक टाइम दिया गया है कि जुमेरात से पहले अगर आप लोगों ने कोई बातचीत करनी है तो आपके पास टाइम है, अदरवाइज टाइम नहीं है। और जब हम इंशाअल्लाह ताला जब निकलेंगे पाकिस्तान तरीके से, ये तरीके इंसाफ का मसला नहीं है सर, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स को रोंद रहे हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो ये तो फिर कल को जो मजदूर निकलेंगे, कल को जो किसान निकलेंगे, ये उनके साथ भी यही हशर करेंगे। क्योंकि जिस तरीके के इन्होंने बिल पास किए, जिस तरीके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पास की है, वो आर्टिकल 8 सब सेक्शन 2 की खिलाफ वर्जी करती है। नंबर 2, जिस तरीके की इन्होंने जुडिशरी को अंडरमाइन किया है, वो जुडिशरी की जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, जो सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, उसको ये अंडरमाइन करती है। तो हर लिहाज से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। Okay. इस चीज को लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम दानियाल चौधरी साहब। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि जुमेरात का टाइम दिया है आपको पीटीआई ने और कहा है कि जुमेरात तक कर लें जो भी मुज़ाकरात या जो भी बात करनी है। अगर आप जुमेरात तक ये सब कुछ नहीं कर सकते तो और फिर तैयार रहें, जश्न में तब्दील हो जाएगा। दानियाल चौधरी साहब, ये सारा देखें जी, पहली बात है कि इनके अल्टीमेटम्स जो हैं ये अपने हमारे सामने तो इनके अल्टीमेटम्स चलने नहीं लगे। ये नहीं होगा कि आप जब भी हम यहाँ कोई डिग्निटरीज आ रहे हों, कोई मुल्क में चीज़ें आगे बेहतर जा रही हों, चीज़ें आगे बढ़ रही हों, तो इनके अल्टीमेटम सुने। यहाँ दो सोचें, हमने बड़ा क्लियर एक फैसला किया है और बड़ा क्लियर फैसला सुनाया भी है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने, और कि एक ये है कि हम दो सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती। पाकिस्तान को जलाने की, गिराने की, तफरीक करने की, नफ़रत की, तोड़ने की, आप सूबों को अलग करने की सोच
और पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान आगे लेके जाने की सोच, महंगाई बेरोज़गारी में कमी करने की सोच, ये दो सोचें आगे नहीं चल सकती। अगर सोच चलनी है तो वो एक सोच चलेगी और वो है पाकिस्तान को आगे लेके जाने की और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने की। जो इस सोच के साथ है तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ और इस सोच के साथ है उसके साथ ना हम खड़े होंगे, ना हम नेगोशिएट करेंगे, ना हम बात करेंगे। देखिए, ये जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है जंग की के मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत के कोई आला सतह के शख्स की मुज़ाकरात और मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आज गंडापुर साहब भी गए हैं। मैंने मोहम्मद साहब से पूछा, उन्होंने कहा ये मुझे तो नहीं पता कि वो किसका पैगाम लेकर गए हैं, क्या करना चाहते हैं वो। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि हुकूमत के किसी सतह पर तहरीक इंसाफ से, बानी चेयरमैन से या वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस एहतजाज को लेकर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपको इनकी एक सोच की बताऊं कि इनकी दो सोचें हैं। पहले ये जाते हैं गहरबान में और जब गहरबान ना चले तो फिर जाते हैं पाँव पे। अब ये मुज़ाकरात जिसको आप कह रहे हैं, ये मांग रहे हैं एनआरओ, ठीक है ना। एनआरओ के तलबगार हैं जो डील और ढील की बात करते थे, ये आज खुद एनआरओ मांग रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो कभी कहते थे हम एसी उतारेंगे, कभी क्या करेंगे, पहले कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है और अब कहते हैं इमरान खान को ये सहूलतें दो। मुज़ाकरात उनके साथ किए जाते हैं कि जो बैठ के चीज़ों को समझें, उनकी इंपॉर्टेंस समझें और मुल्की मफाद के लिए बात। कोई डायलॉग नहीं। देखिए, हम तो डायलॉग के कभी बिहाइंड द स्क्रीन हम फ्रॉम डे वन वी हैव हम इनसे डायलॉग कर रहे हैं फ्रॉम डे वन, और आज भी हम डायलॉग कर रहे हैं और हम इनसे ही बात करते हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत को ब्लैकमेल करें, आप रियासत को ब्लैकमेल करें, आप रियासती इदारों को ब्लैकमेल करें, और आपका ये जो तरीका है कि हम ब्लैकमेलिंग करने के बाद अपने सारे हदफ मनवा लें, कर लें, तो ये नहीं चलेगा। बातचीत हो रही है पीछे। देखिए, बातचीत तो हम इनसे डे वन से कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इनको एंगेज करने की इनकी मैं ना मानूं की रट जो है वो डे वन से शुरू है। हमने इनको आईनी तरमीम के इनको बातचीत के लिए साथ बैठाया, नुक्ता कॉमा हर चीज़ पे मान गए, एंड में बैक ट्रैक कर गए। ये बातचीत करते हैं, बातें मनवाते हैं, करते हैं, बैक ट्रैक कर जाते हैं और फिर इनको नई कॉल आती है और ये फिर तोड़ फोड़ के लिए कर देते हैं। कहाँ से मैंने उनसे कहा जी अडियाला जेल से और किससे। देखिए, इनकी सोच जो है ना, मैंने आपसे कहा कि इनकी सोच ही जलाओ घिराओ, आग लगाना, नफरत और तफरीक की सोच। डॉक्टर साहब, आप जो पहले कुछ 3 दिन पहले खबर लीक हुई कि बुशरा बीबी ने जो है वो पार्टी रहनुमाओं से बातचीत की और टास्क दिया 5,000 और 10,000 बंदे बुलाने का, और फिर गुज़िश्ता रोज़ मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक हो गई, जिस ऑडियो लीक के अंदर बाकायदा उतना ही हिस्सा है मैसेज का जो खबर 3 दिन पहले लीक हुई थी। तो ये जो 10,000 का टास्क दिया गया है, क्या इस ऑडियो नोट के जरिए भी कोई मैसेजिंग की जा रही है अपने लोगों को कि भाई 5,000 10,000 बंदा लेके आना, इससे कम आए तो एक्शन होगा? ये ऑडियो नोट भी इसकी एक निशानी है। देखिए कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप अपने जो MNAs MPAs होते हैं उनको टारगेट्स देते हो। सारी पॉलिटिकल रैलीज इसी तरह ही होती हैं। आप MNAs MPAs को टारगेट देते हो कि ये आपने करना है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। हाँ, अजीब बात उन लोगों के लिए कि जिनका लीडर कहते हैं, मैंने पीछे मुड़ के देखा, लोग कहते थे कि मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, उन लोगों के लिए अजीब बात है कि जो कहते थे कि हम लॉन्ग टोटल 4,000 बंदा उनके साथ नहीं आया, 500 बंदा शायद था उनके साथ, तो उन लोगों के लिए अजीब बात है। लेकिन एक बात तो ये भी अजीब है ना कि अगर इनकलाब आ रहा है और एहतजाज इतना मैसिव आप लोग कर रहे हैं और लोग तैयार हैं, अवामी रद्द अमल है, तो फिर टास्क क्यों दिया जा रहा है? फिर तो नेचुरली लोग बाहर निकलेंगे। फिर MP MNA को 5,000 और 10,000 का क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये आप अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्कर्स जो होते हैं ना, वो बेचारे इसलिए से नहीं करते, तो आपको उनको फैसिलिटेट करना होता है। तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए होता है कि भाई इन लोगों को आपने फैसिलिटेट करना है। मैं जाना चाहता हूँ, मैं एज अ वर्कर जाना चाहता हूँ, मेरे पास चीजें नहीं है, हाउ वुड आई गो? सो दैट इज व्हाट इट इज। सो आई नीड टू बी फैसिलिटेटेड बाय द पीपल। और माजी में भी ऐसा हुआ डॉक्टर साहब के वर्कर आना चाहता था और MP MNA निकाल नहीं सके उन्हें। डॉक्टर मोहम्मद साहब को जरा रिकनेक्ट कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपको दानियाल चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो 5-10 हज़ार लोगों का टास्क देने की बात की जा रही है, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं आ भी गए तो हम इनको संभाल लेंगे। मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या आप जो है डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं? डॉक्टर साहब को दोबारा रिकनेक्ट करें। जी दानियाल चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो 5-10 हज़ार लोगों लाने की एक ज़राए की खबर भी चली, फिर एक ऑडियो लीक भी हुई मुबैना तौर पर, मुझे ये बताएं कि ये 5-10 हज़ार लोग
निकालने का टास्क आपको लगता है हो जाएगा? पूरा हुकूमत तैयार है कि हर बंदा 5-5 हज़ार बंदे लेके आएगा? और आप खुद भी जो है वो अपने हल्के की सियासत करते हैं, 5-10 हज़ार बंदा निकालना आसान होता है, निकाल सकता है बंदा? देखें, अभी आज से 5-7 दिन पहले एक बाई इलेक्शन था रावलपिंडी में कैंट की एक सीट का, वो ये बुरी तरह हार गए लोग जो हैं। और जहाँ जहाँ आपके बाई इलेक्शन हो रहे हैं बुरी तरह इनको मुँह की खानी पड़ रही है। वो इसलिए कि लोग इनकी नफ़रत का, तफरीक का बयानी अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार नहीं है। इनकी ये पहले आखिरी कॉल थी, फिर ये पता नहीं क्या प्रूव करने की कॉल थी, फिर ये इमरान खान की लाइफ लाइन थी, फिर पता नहीं कह रहे थे कि बस ये अब फैसला कुन कॉल है, इसको भी कोई हतमी कॉल या पता नहीं क्या नाम इन्होंने दे दिया है। ये इनका तरीका वारदात है, बुलाते हैं, निकालते हैं, करते हैं, कोई 5,000, कोई 4,000, कोई 3,000। हकीकत में वहाँ 50, 60, 30, 40 लोग हैं। और उसके बाद जब लोग पकड़े जाते हैं या कोई जलाओ गिराओ में जब मुलव्वस होते हैं तो उसके बाद उससे डिसोन भी करते हैं, कहते हैं हमारा वर्कर नहीं था, ये हमारा बंदा नहीं था। ना ही अपने लोगों को एजुकेट करते हैं और ना उनको प्रोटेक्ट करते हैं पकड़े जाने के बाद। तो इनके साथ इनकी कॉल पे जो पूरे सूबे से अगर निकाल के और सरकारी अमलात के इस्तेमाल के बावजूद जो लेके आएंगे वो KP से आएगा, कोई लेके आएंगे, या इंशाल्लाह इनके साथ कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे एक खबर की ज़रा तस्दीक कीजिएगा। मैंने पिछले हफ्ते ये खबर दी थी कि इत्तलात हैं कि जो लोग एहतजाज करने आएंगे उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स भी ब्लॉक कर सकती है इंटीरियर मिनिस्ट्री। और अब मोहसिन नकवी साहब से मुताल्लिक़ खबर चल रही है कि ज़ाहिर से कि वज़ारत दाखिला जो है वो ऐसा करेगी। तो ऐसा भी करने जा रहे हैं आप लोग? देखें, मैंने जैसे कहा कि ये दो सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती। इसमें सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। पासपोर्ट्स भी ब्लॉक हो सकते हैं। पासपोर्ट्स, नादरा कार्ड्स, इनकी सिम्स तमाम, इनको जब तक इनको अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा ये दे विल नॉट बी लेफ्ट फ्री। मतलब ये सोच हम आगे नहीं चलने दे सकते। राइट डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि अब शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक हों। गुज़िश्ता हफ्ते में से मैंने ये खबर दी थी, आज इसकी तस्दीक भी हो रही है। देखिए जी, इस तरह है कि इन लोगों ने कोई काम लॉ के लिहाज से किया ही नहीं है। ये लोग लॉ को मानते नहीं, ये लॉ को तोड़ मरोड़ करके हमेशा अपना मतलब निकालते होते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिजिकल अटैक भी किया हुआ है, इन्होंने हर काम किया हुआ है। इन्होंने जजों को खरीदने के लिए अपने एक जज को पैसे दिए थे कि ब्रीफकेस में लेकर जाओ और जजों को रिश्वत दो। ये इस किस्म के काम करने के माहिर हैं। और उसके बाद फिर जब पैसा कमा लेते हैं तो जो कंपनी होती है उस कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, पैसा बीच में से निकाल लेते हैं। ये इनका तरीका है। एज पर द लॉ आप किसी का ना शनाख्ती कार्ड ना पासपोर्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते। There is no law कि हाँ मावरा लॉ, इसी के देखिए ना, इसी लॉ के लिए तो, रूल ऑफ लॉ के लिए तो हम बाहर निकल रहे हैं कि इन जैसे लोग जिनको लॉ का जो लॉ को लॉलेसनेस को लॉ बना लेते हैं, इन लोगों के खिलाफ है। इन लोगों ने जितना इस मुल्क को तबाह किया है, आप 1985 से पहले देखें, मियां नवाज शरीफ के आने से पहले पाकिस्तान को, और मियां नवाज शरीफ आने के बाद के पाकिस्तान को। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो VPN और सोशल मीडिया रेगुलेशन पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान में VPN का इस्तेमाल पिछले कुछ महीनों में 6000% तक बढ़ चुका है और अब लोग फ्री VPNs के ब्लॉक होने और इंटरनेट स्लो होने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक 30 नवंबर के बाद मुल्क में गैर रजिस्टर्ड शुदा VPNs काम करना बंद कर देंगे, यानी कई आम सार्फिन के लिए सरकारी तौर पर बंदिश का निशाना बनने वाली वेबसाइट्स जैसे X तक रसाई नामुमकिन हो जाएगी। सवाल यह है कि PTA की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन की वजूहात क्या हैं? क्या VPNs का इस्तेमाल हराम या शरीयत के खिलाफ? इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मुताबिक VPN का इस्तेमाल गुनाह पर मुआवनत के ज़ुमरे में आता है जो शरीयत में ममनू है। ताहम PTA की जानिब से VPNs को रजिस्टर्ड करने के अमल के पीछे वजूहात कुछ और हैं। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान के मुताबिक VPNs की रजिस्ट्रेशन का अमल 2016 में बनाई गई VPN रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत शुरू किया गया और PTA अब तक 25,000 VPNs की रजिस्ट्रेशन कर चुकी है। PTA के मुताबिक VPNs को ब्लॉक नहीं रजिस्टर्ड किया जा रहा है। याद रहे कि वजारत दाखिला ने भी
पीटीए को ये हुक्म दे रखा है कि गैर कानूनी वीपीएन को ब्लॉक किया जाए क्योंकि दहशतगर्द शनाख्त छुपाने और मवाद फैलाने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक वीपीएन के जरिए मुल्क में फहश वेबसाइट्स और तौहीन आमेज मवाद तक रसाई हासिल की जा रही है, लिहाजा पाकिस्तान भर में गैर कानूनी वीपीएन ब्लॉक किए जाएं। लेकिन सार्फिन को शिकायत हैं कि वीपीएन को ब्लॉक करने से न सिर्फ डिजिटल मीडिया पर असर होगा बल्कि उससे आईटी के कारोबार को भी नुकसान पहुंचेगा, जिससे मुमकिना तौर पर लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है। फिर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को ब्लॉक किया जा रहा है? दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे चीन, रूस, ईरान, तुर्की, यूएई, कतर और सऊदी अरब में भी गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को ब्लॉक किया जाता है। और बात सिर्फ वीपीएन को ब्लॉक करने तक नहीं रुकती, बेशतर ममालिक ने तो टैग कंपनीज और सोशल मीडिया के बराह रास्त इस्तेमाल पर भी पाबंदियां लगा रखी हैं और इसके ऊपर सख्त कानून साजी भी की जा रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र बच्चों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है। ये पहली बार है कि जब दुनिया में इस नौइयत की पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है और बच्चों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई को रोकने में मदद देने के लिए एक एज वेरिफिकेशन सिस्टम को आजमाया जा रहा है। इस कानून के नाफज हो जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यकीनी बनाना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरह सोशल मीडिया तक रसाई हासिल ना कर सकें और मुजवज़ा कानून की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया कोई पहला मुल्क नहीं है जहां ये इकदाम किए जा रहे हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया को अपनी हद में रखने के लिए कवायद व ज़वाबित तय किए जा चुके हैं। जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया और कई यूरोपीय ममालिक में इनका इतलाक भी होता है। ऐसे में चीन की मिसाल सबके सामने है। उसका अपना सोशल मीडिया है, वहाँ फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, फिर भी वहाँ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यानी 1 अरब के करीब सोशल मीडिया सार्फिन मौजूद है। जब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल के ऊपर कानून साजी हो रही है तो पाकिस्तान में ऐसी कानून साजी पर कई सवालात उठ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा साहब, आईटी एक्सपर्ट हैं, सज्जाद मुस्तफ़ा साहब चेयरमैन हैं पाशा के, उनसे इस पर बात करेंगे। मुझे ज़रा ये बताइएगा अली साहब कि पीटीए की जानिब से जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स हैं इनको जो ब्लॉक किया जा रहा है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और जो यूज़र्स हैं क्या इससे उसकी प्राइवेसी भी मुतासर होगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी के इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी प्रीमियम वर्जन यूज़ किए जाते हैं वीपीएन के वो कहीं ना कहीं पर्सनल आइडेंटिटी को भी एक्सपोज करते हैं और इसके अलावा जहाँ तक जब तक ये अनरेगुलेटेड रहेगा और ये चैनलाइज नहीं होगा विद इन द सिस्टम ऑफ द पीटीए, सो वी डोंट नो, हमें नहीं पता चलेगा कि कहाँ किस जगह क्या कम्युनिकेशन हो रही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही है टुवर्ड्स द डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि इसमें कोई बेस लोकेशन पाकिस्तान नहीं होती बल्कि डिफरेंट रीजनल लोकेशंस हो सकती हैं या इसके अलावा दुनिया भर में कोई भी लोकेशन है जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में वीपीएन में यूज़ की जा सकती है। तो इसलिए आई थिंक ये सबसे बड़ा नेशनल थ्रेट इसलिए भी है कि अब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो रेगुलेशन में ना होने की वजह से तो इट्स हाईली सिक्योर। दूसरा ये है कि इसको रेगुलेट होना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हैं जो पास ऑन हो रही हैं हम उनको रेगुलेट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास आईएसपीज के एंड पे भी वो मैकेनिज्म नहीं है अभी तक, ताकि जो पीटीए जो नॉर्मली प्रोवाइड करता है आईएसपीज को वाइट लिस्ट करने के लिए, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है वो लैग करते हैं और इसको रजिस्टर नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ उनकी जो उनको लगता है कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं वो विजिबल हो रही होगी ऑन द पीटीए लेवल, तो एक ये भी कंसर्न है। ओके तो मुस्तफ़ा साहब मुझे ये बताएं आप कि आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जो प्रोसेस इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कर रही है वीपीएन्स को रजिस्टर्ड करने का या ब्लॉक कह दें उनको, गैर जो कानूनी तौर पर चल रहे हैं वीपीएन्स उनको, सो इस पर कोई आपकी हुकूमत से बात हो रही है और इस पर लॉसेस क्या हैं, नुकसान कितना हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान और इसका सोल्यूशन कुछ डिस्कस हुआ है? जी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस, हमें मौका दिया आपने कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें। सर ये जो वीपीएन जिस तरीके से जिस प्रोसेस से कर रहे हैं ये हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर देगा। एंड जस्ट टू आपको बताऊं हमारी इंडस्ट्री का स्केल क्या है।
आईटी इंडस्ट्री इस वक्त जी $3 बिलियन, $3 अरब की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है आज। 40% के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं और अगले 5 साल में हम $15 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकते हैं, अबाउट सेकेंड ओनली टू टेक्सटाइल इन पाकिस्तान। हम लोग सबसे ज्यादा बड़े यूथ के एम्प्लॉयर्स हैं, सबसे ज्यादा बड़े हम टैक्स पेयर्स हैं और नेशनल इकोनॉमी में हम काफी कंट्रीब्यूट करते हैं और कर सकते हैं। और अभी हमारा पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं हुआ, अभी तो हम शुरू हुए हैं। ये जो बंदिशें हमारे पास पे लेके आए हैं, इससे हमारे हर टीयर की कंपनीज, हमारे यहाँ मुख्तलिफ टीयर की कंपनियां, स्टार्टअप्स भी हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं और फिर बड़ी कंपनीज भी हैं। हर टीयर की कंपनी जो है वो इससे इम्पैक्ट होती है। नेशनल सिक्योरिटी का जहां तक मामला है, हमारा 100% अलाइनमेंट है नेशनल सिक्योरिटी पे। इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी तो कोई इशू नहीं है। हमें सिर्फ एतराज इस बात पे कि जिस तरीके से किया जा रहा है वो तरीका गलत है। अच्छा, मैं तरीके पे आता हूँ कि तरीका भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तरीका भी समझना चाहिए कि फिर क्या होना चाहिए अगर ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताएं कि वीपीएन जो इलीगल वीपीएन यूज हो रहे हैं उसको रजिस्टर्ड करने में क्या प्रॉब्लम है? जी सर, मैं बताता हूँ आपको। सर, वीपीएन जब आप रजिस्टर करते हैं तो इसमें मैं हर टीयर की कंपनी का बताता हूँ। जो बड़ी कंपनीज हैं, जब जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम उनके आईपीज या उनके एड्रेस रजिस्टर करें, तो हम जो बड़ी कंपनीज हैं हमारी, वो फॉर्च्यून 1000 कंपनीज को ग्लोबली सर्विसेज देती हैं। जब हम उनको ये कहें कि आपका आईपी एड्रेस अब हमारे जिस कंपनी के साथ उनका एक एग्रीमेंट है उसके और कस्टमर के अलावा किसी तीसरी ताकत भी उसमें देख रही है, तो दैट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देंगे। अच्छा, उसकी वजह से ये तो हो गई बड़ी कंपनीज का। जो हमारे छोटे वो हैं फ्रीलांसर्स हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 2.3 मिलियन के करीब है, तकरीबन 23 लाख के करीब वो लोग हैं जो फ्रीलांसर्स हैं। जब आप उनको कहते हैं कि आप एंड कस्टमर अपने एक सर्वर पाकिस्तान से बाहर रखें और उस आईपी को रजिस्टर कर लें, तो वो तकरीबन साल का $150 मिलियन का आपने फ्रीलांसर कम्युनिटी पे बोझ डाल दिया, क्योंकि उस सर्वर की भी कीमत होगी। फिर वो हर वक्त जो वीपीएन रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो पीटीए के अपने मुताबिक, कहने के मुताबिक वो ये है कि जी हम 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर कर देंगे। हालांकि अभी जो एप्लीकेशंस गई हुई हैं वो 4-4 दिन से पड़ी हुई हैं, उन पे कोई अमल ही नहीं हो रहा। हमारे पास अभी भी एविडेंस है इसका। ओके। अच्छा, जब वो वहां पे होता है ये कि वो काम पकड़ते हैं और वो छोटा छोटा काम होता है कि किसी का लोगो बना दिया, कोई छोटी सी प्रोग्रामिंग कर दी, तो अब हम उन्हें ये कह रहे हैं कि जी हम काम पकड़ेंगे, फिर हम 8 घंटे गवर्नमेंट से इजाजत लेंगे और फिर हम आपका काम कर सकेंगे। तो वो काम क्यों देंगे पाकिस्तानी को? वो मूव कर जाएंगे। हमारी गेमिंग इंडस्ट्री जो $500 मिलियन की तकरीबन है इस वक्त, और अकॉर्डिंग टू गूगल $2 अरब की हो सकती है विद इन 2 years। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी जाहिर है कई मुल्कों में ये हुआ है कि वीपीएन रजिस्टर्ड हुए हैं और बड़े बड़े मुल्कों में हुए हैं, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में हुए हैं। चाइना में हुआ है, रूस में हुआ है, मिडिल ईस्ट में हुआ है, और जो सोशल मीडिया रेगुलेशन है उस पर तो यूरोप में काम हो रहा है। जी सर, मैं बताता हूं आपको। चाइना की हम जो ममालिक जिनका आपने जिक्र किया, जो चाइनीज आईटी है सर, वो हमारी वाली आईटी सर्विसेज नहीं देते। हमारी वाली वो देते हैं जो जिनको सॉफ्टवेयर वो कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो है वो मोबाइल फोन हवावे के ऊपर चल रहा होता है, जो उनके हार्डवेयर के साथ ही जाता है, और उनका $120 बिलियन है। मैं उसका स्केल भी बता दूं, चाइना के लिए वो कम है। इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो 250 बिलियन है। चाइना हर चीज में नंबर 1 है एक्सेप्ट फॉर सॉफ्टवेयर, इसी वजह से। उसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं जहां पे ये है, मैं उसमें आपको नाम बता दूं, उसमें तुर्कमानिस्तान है, उसमें नॉर्थ कोरिया है, उसमें ईरान है। जो उसके अलावा जो लिस्ट में अगर आप गूगल सर्च करें, बाकी जो ममालिक आते हैं, हमारी आईटी एक्सपोर्ट आज भी उनसे ज्यादा है। आज भी हमारी आईटी एक्सपोर्ट उससे ज्यादा है। अली रजा साहब, ये आगे जाना है तो हमने वो पॉलिसी रखनी है लेकिन जो फ्रांस में है, जर्मनी में है, यूएस में है, फिलीपींस में है, इंडिया में है, उन लोगों से हमने कम्पीट करना है। जी, अली रजा साहब ये कह रहे हैं कि अगर जो है वो आपने आगे जाना है आईटी एक्सपोर्ट्स में, तो फिर आपको प्रोसेस ये अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा। लास्ट टाइम आप जब मेरे शो में थे तो आपने कहा कि ये फायरवॉल की वजह से ज़्यादा इंटरनेट स्लो होता है, वीपीएन की वजह से इतना ज़्यादा स्लो नहीं हो रहा, ये फायरवॉल असल इशू है। तो अगर ये सिलसिला भी चलता रहा और इंटरनेट स्पीड स्लो रही तो ज़ाहिर है उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा आईटी इंडस्ट्री के ऊपर। और जिस तरह सजाद साहब कह रहे हैं कि इसके ये हल नहीं है
जिस तरीके से इसको कर रहे हैं, तो फिर हल क्या है? देखें, इसके दो तरीके हैं। अभी जो सजाद साहब ने भी बात की है, मैं उसको थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। देखिए, एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बिजनेसेस को अलग करना पड़ेगा, फ्रीलांसर्स को अलग करना पड़ेगा, और जो इंडिपेंडेंट यूजर्स हैं उनको अलग करना पड़ेगा। हमारे पास जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, जो गवर्नमेंट को चैलेंज है, वो ये आ रहा है कि वीपीएन की रजिस्ट्रेशन तो आज से 10 साल पहले से स्टार्ट हुई है। ये तो आज 2016 से, ठीक है जी, तो ये 2016 से स्टार्ट हुई है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि अब ये प्रोसेस शुरू हुआ है, ये तो पिछले 8 साल से ये प्रोसेस स्टार्ट है, ठीक है। तो ये नई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम इस पे कंप्लाई कितना कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तीसरी बात ये कि अब इसका यूजेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो कि पीटीए के अपने नंबर है, करोड़ों की तादाद में जो है वीपीएन इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से जो आपने जो शुरू में क्वेश्चन किया था वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वो बहुत बड़ा हमारे लिए क्रिएट हो गया है, ठीक है। क्योंकि अगेन इसके फिर आफ्टर शॉक्स भी है ना। वो आफ्टर शॉक ये है कि कहीं ना कहीं आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर एक मसला आता है, ठीक है। वो स्पीड के ऊपर क्यों मसला आएगा? क्योंकि आपने ऑब्वियसली आपको एक फायरवॉल इंस्टॉल करनी पड़ेगी ताकि वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर सके। अब जो वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन करेगी तो कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी की ऐड कर रही है आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो इस वजह से आप अगेन आपकी इंटरनेट की स्पीड भी ओवरऑल स्लो होती है, क्योंकि वीपीएन का यूजेज बढ़ गया है। आपको हर पैकेट को इंस्पेक्ट करना, ऑब्वियसली आप हर एक को तो नहीं कर सकते, लेकिन अगेन एक जब क्यू क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से एक ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल इंटरनेट का आप देखते हैं स्लो डाउन का एक इम्पैक्ट आता है। अगर हम सजाद साहब की बात को आगे मैं एक और ऐड कर दूं, तो इंडिया की एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया ने भी इसको रेगुलराइज किया। वह इंडिया में बैन नहीं है वीपीएन अगर देखा जाए। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास होना ये चाहिए कि लोकल सर्वर होने चाहिए। जो भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर है वो लोकल सर्वर इंडिया में रखेगा। उससे होगा ये कि कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन वीपीएन के थ्रू बन रही है वो उनकी एक इन्फॉर्मेशन लोकल भी स्टोर हो रही होगी। इसकी वजह से हो ये रहा है कि वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उस चीज को समझते हैं कि ये अगेंस्ट पर्सनल प्राइवेसी के अगेंस्ट है, तो इसलिए ऑब्वियसली वो थोड़ा सा उससे बैक हो रहे हैं और इसकी वजह से वो हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगेन आई विल सेकंड जो सजाद साहब ने कहा है कि इसका एक ओवरऑल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस के ऊपर आ रहा है जब ये रेगुलेशन इस तरह से इम्पोज की जाएगी। मेरे ख्याल में इस प्रोसेस को मजीद आसान होना चाहिए। जहां 8 घंटे लगते हैं वहां 1 घंटा लगना चाहिए, या इवन मिनट्स में हो जाना चाहिए ये वाला काम। जी सर, लेकिन रेगुलराइज होना चाहिए। सर अगर मैं कुछ अर्ज कर सकूं। जी गो अहेड सजाद साहब। सर ये जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स वाली चीज है, यही हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट की है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट बॉडी हो, वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हो, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, और वो ये सर्विस दे सकते हैं। गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल उस पर हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी भी सर इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तान प्रॉब्लम। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इट्स नॉट जस्ट अ पाकिस्तान प्रॉब्लम। सारी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, चाइना, दुनिया के हर मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू होता है और सबने इसको हल किया। हमारी सर, मैं आपने पहले क्वेश्चन किया था मेरे से इम्पैक्ट का। सर 2 घंटे के लिए प्रपोजल क्या है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से? सर हमारा प्रपोजल ये है कि आप वीपीएन, हमने गवर्नमेंट के साथ, हम पहले कहते हैं हमारी सुन लें कि हम चाह क्या रहे हैं। हमारे बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, हम लोग पूरी दुनिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारा पहला प्रपोजल ये है कि आप वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स बना दीजिए, जो इनके पास लोकल वीपीएन होस्ट हो, जो गवर्नमेंट का मसला भी हल हो जाता है और हमारी सर्विस डिस्ट्रप्शन भी नहीं होती। हमारी सर्विस डिस्ट्रप्शन की ये हालत है कि 2 घंटे के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वीपीएन बंद किया था, और हमारी सिर्फ एक कंपनी ने, जो बहुत सारों को नुकसान हुआ, एक कंपनी को सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो $2 मिलियन का सर्विस लेवल ब्रीच हुआ है एक कॉल सेंटर का। इसी तरह अगर हम बाकियों में करें तो हर टीयर पे हमें बहुत नुकसान हुआ है। वी हैव कंपनीज लीविंग पाकिस्तान as we speak, they are thinking of leaving Pakistan, क्या पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं। So IT मिनिस्टर से आपका कोई, आप लोगों का कोई इंटरेक्शन, कोई मुलाकात, कोई मैसेजिंग, कोई सजेशन आप लोग? जी आईटी मिनिस्ट्री के साथ हमने कुछ मीटिंग्स की हैं। दे आर वेरी दे विल बी सपोर्टिव। वो भी हमारे साथ हल इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। हम मजीद मीटिंग उनसे के साथ चाह रहे हैं। जस्ट टू टेल यू सर, मुझे जिस बात पे अफसोस होता है, हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर पिछले 2 साल में बहुत मेहनत की है आईटी पे, बहुत मेहनत। क्योंकि गवर्नमेंट का तो क्लेम है ना कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ी है पाकिस्तान की 2 सालों में, गुज़िश्ता 2 बरस में जो है आईटी सेक्टर के अंदर बिल्कुल बढ़ी है। हम 40% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। हम टेक डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर हैं इस वक्त एज पर जायटेक्स। हम लोगों ने 30 अरब रुपए लगाए हैं हमने लोगों की ट्रेनिंग पे, पर ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा। गवर्नमेंट के और हमारे सारे एफर्ट जीरो हो जाएंगे अगर हमारे पास रास्ता ही नहीं होगा वो सर्विस। फेयर इनफ। 30 सेकंड्स। अली रजा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आपके नजदीक इसका क्या सोल्यूशन है और प्रपोजल होना चाहिए? देखें, इसका सिर्फ एक ही हल है, इसको रेगुलराइज होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन वी ऑल एग्री कि देयर इज सबसे बड़ा जो हमारे लिए मसला है वो नेशनल सिक्योरिटी का है। लेकिन यस, इसका जो प्रोसेस है, इसका जो तरीकाकार है, उसको मजीद आसान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके यूज़ के हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मोस्टली हम लोग अवेयर ही नहीं है कि वीपीएन को यूज़ कैसे किया जा सकता है।
राइट, थैंक यू सो मच। अली रजा साहब, सज्जाद मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।